मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओके, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कई दिनों से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करिए, बहुत टफ न्यूमेरिकल लग रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि बस थोड़े दिन में मैं आपको न्यूमेरिकल्स को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो आईआईटी और नीट बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं कैसे उनको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। 4-5 मिनट के टाइम को आप 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये क्लियर है कि आज के बाद आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को आज लास्ट तक देखेंगे, ये आपकी तरफ से गारंटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं उसके आगे न्यूमेरिकल देखते ही नहीं हैं, इसीलिए नहीं बनता है। पूरे न्यूमेरिकल देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ देखेंगे कि कैसे हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को एक लाइन में सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। आप सभी को पता है 3 लॉज हैं, कौन कौन से हैं न्यूटन्स का। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो वीडियो है मैंने एक पीछे डिस्कस कर दिया था, उसको आप देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारे चैनल में आप सर्च कर लेंगे। एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के तीनों मोशन, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाता हूँ। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, when a body at rest it will remains at rest, and when the body in motion it will uniformly in motion unless applying external force। ये आप नोट डाउन भी कर ले डियर स्टूडेंट्स। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, force is directly proportional to rate of change of momentum, so this is the statement। and third क्या है डियर स्टूडेंट्स, there are every action equal and opposite reaction। तो ये तीनों नियम हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं वीडियो हमारा। और आज हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो F इक्वल टू एम ए का कॉन्सेप्ट देता है, F इक्वल टू एम ए में हमारे पास F एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, मास रहेगा और A एक्सेलरेशन रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशन। बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की प्रॉब्लम आपसे बन जाएगी। पहले बात तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वहां लगेगा जहां एक्सेलरेटेड बॉडी होगी। एक्सेलरेटेड बॉडी है तो F इक्वल टू एम ए, दैट इज A एक्सेलरेशन। तो यदि एक्सेलरेटेड बॉडी नहीं है, बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, मींस बॉडी नहीं चल रही, तो वहां पे फोर्स F इक्वल टू एम ए, बॉडी फोर्स। कितना भी आप फोर्स लगाइए बॉडी रेस्ट में रहेगी, उसका मतलब ये है एक्सेलरेशन नहीं कर रही तो रेस्ट में रहेगी। तो हम जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आइए देखें। एक रेफरेंस लाइन कंसीडर करते हैं, इसमें एक बॉडी रख देते हैं, किसी भी मास की बॉडी रखेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए मैंने 5 kg की बॉडी यहाँ रखी है डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने इसमें फोर्स लगा दिया, मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। स्वाभाविक है 10 न्यूटन का फोर्स लगने पे ये बॉडी इधर एक्सेलरेट होने लगेगी, ठीक है ना। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक्सेलरेट हो रही है, जरूरी नहीं कि बॉडी एक्सेलरेट हो, लेकिन मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे ये मान के चलूंगा कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। तो F बराबर एम ए से हमें सॉल्व करना है, यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, F बाई एम आ जाएगा। डियर स्टूडेंट 10/5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिलेगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, अभी हम फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यदि मैं फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। एक फोर्स यहाँ पे और लगेगा स्टूडेंट्स, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स
कैसा लगता है, बॉडी में हमेशा नॉर्मल रखता है। ये सरफेस से ध्यान दीजिए, सरफेस का नॉर्मल हमेशा रिएक्शन फोर्स रहेगा। सरफेस प्लेन है 90 डिग्री, सरफेस इंक्लाइंड है तब भी मान लो यहाँ कोई बॉडी रखी है, रिएक्शन फोर्स हमेशा नॉर्मल लगेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो रिएक्शन फोर्स सरफेस का नॉर्मल लगता है। तो यदि ये सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी नीचे नहीं जा रही है तो बॉडी का वेट तो लग रहा है ना नीचे। वेट कितना होता है mg, यहाँ 5 मास है 5g। तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स यदि आपको कोई कहता है तो आप रिएक्शन फोर्स निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। यदि बॉडी ना नीचे जा रही ना ऊपर जा रही, आगे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही ना नीचे जा रही, इसका मतलब रिएक्शन फोर्स इक्वल टू वेट। यदि नीचे बॉडी जा रही है तो वेट का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो आर वेट फोर्स ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन नीचे की ओर हो जाएगा। तो रिएक्शन फोर्स आर इक्वल टू एम जी तभी लिखेंगे जब बॉडी क्या होगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे, बॉडी इधर एक्सेलरेट हो रही है, तो एफ बराबर एम ए। ठीक है, तो दोनों फोर्स हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले, जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद मैं सेकेंड प्रॉब्लम लेता हूं। बहुत बेसिक प्रॉब्लम हम स्टार्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा। एक और छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत डाउट नहीं रखने हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, एक 3 kg की है और एक 2 kg की बॉडी है, जिसमें मैं फोर्स लगाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मैं फोर्स कितना 15 न्यूटन का मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि बॉडी इधर एक्सेलरेट हो रही है, एक के ऊपर एक बॉडी है तो दोनों एक्सेलरेट होंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको दोनों बॉडी को एक साथ मान लेना है। ऐसा मान के चलिए कि दोनों बॉडी का मास 3 + 2 5 kg है। अब A = लगा दीजिए फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो यहाँ दो बॉडी है जिसका मास m1 + m2 है मान लीजिए। तो फोर्स कितना है 15, 3 + 2 15/5 कट के यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आप बहुत सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व करेंगे। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स जो बहुत अच्छे हैं, आप छोटे छोटे प्रॉब्लम को देखना चालू करिए। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे आप आ जाते हैं, इसलिए नहीं बनता। तो देखिए मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग देखते हैं पहले। तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो बेस्ड ऑन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे बेस है। स्ट्रिंग सब जानते हैं बेटा, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग एक रस्सी है ऐसी। तो अब हम क्या करेंगे, एक रस्सी में स्ट्रिंग में एक बॉडी को अटैच कर देंगे, एक एंड से उसको फिक्स कर देंगे। तो एक एंड से फिक्स करने पे क्या होगा, बॉडी में फोर्स लगने लगेगा। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया, अब ये स्ट्रिंग हो गई, इधर मैंने फोर्स लगाया, बॉडी को इधर फोर्स लगाया, तो ये स्ट्रिंग के साथ क्या होगा, ये m मास की बॉडी आगे की ओर चलने लगेगी। अब ध्यान देना है, ये जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पे फोर्स इक्वल रहेगा। जितना फोर्स यहाँ है हर जगह इक्वल रहेगा स्टूडेंट्स। यदि फोर्स इक्वल है, कांस्टेंट फोर्स है, तो स्ट्रिंग टूटेगी नहीं। यदि फोर्स वेरिएबल होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाए तो टूट सकती है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हर जगह 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इस तरह से जो स्ट्रिंग में फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है टेंशन फोर्स। Force acting on string is called force acting on string. Force acting on string is called टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स है स्टूडेंट,
टेंशन फोर्स, इसे टी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट वही रहेगी, कौन सी, क्या यूनिट है फोर्स की, न्यूटन। अब ये एक्सीलरेशन ए से चल रही है तो एक्सीलरेशन ए से बॉडी चलती रहेगी, जैसे ही फोर्स लगाएंगे। आइए देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? तो डियर स्टूडेंट्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम को आप देखिए। मेरे पास यहाँ पे दो बॉडी रखी हैं, ध्यान से देखें। आज का वीडियो देखने के बाद क्लियर है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी 5 kg की है, एक बॉडी 3 kg की है, और मैं इस बॉडी में 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और दोनों को स्ट्रिंग से अटैच कर देता हूं। ध्यान से देखिए, ये अभी मैं स्ट्रिंग को मासलेस मान रहा हूं। आपको ध्यान रखना, स्ट्रिंग का बहुत ज्यादा मास नहीं है, नेग्लिजिबल मान रहा हूं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 8 न्यूटन का फोर्स लगाया है स्टूडेंट्स। अब आपको बताना है कि बॉडी का एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स क्या होगा। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन फोर्स, क्या होगा जल्दी से बताइए। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि टेंशन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जानना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में, इस बॉडी का टेंशन फोर्स इधर, इस बॉडी का टेंशन फोर्स इधर, तो स्ट्रिंग टाइट रहेगी, मतलब दोनों बॉडी का टेंशन फोर्स सेम रहेगा। स्ट्रिंग सिंगल है तो टेंशन फोर्स सेम रहेगा, अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन फोर्स रहेगा। अभी हम अलग अलग स्ट्रिंग भी करवाएंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अब हमें ध्यान रखना है रिएक्शन फोर्स दोनों बॉडी का ऊपर क्यों लगेगा। अब बॉडी ना अप कर रही है ना डाउन कर रही है, इसलिए बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, तो बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी तो दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन को। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग बॉडी का इक्वेशन लिखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस, F इक्वल टू m। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट बॉडी है और ये हमारी सेकेंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी का इक्वेशन क्या लिखेंगे, बताइए, बताओ शीश, क्या लिखेंगे, T इक्वल टू 0। बेटा ऐसे थोड़ी लिखते हैं। T इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, T इक्वल टू 0 का मतलब है बॉडी एक्सीलरेट नहीं कर रही है। ध्यान से देखिए, इस बॉडी में कितने फोर्स लग रहे हैं, इस बॉडी में एक टेंशन फोर्स लग रहा है और हमने पढ़ा है F इक्वल टू m a, हमने पढ़ा F इक्वल टू m a, तो T इक्वल टू m a 5 पे लिखिए ना, T इक्वल टू 5 पे, ठीक है। ये फर्स्ट बॉडी का इक्वेशन हो गया। ऐसे ही सेकेंड बॉडी का इक्वेशन लिखेंगे, तो सेकेंड बॉडी का इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहां से देखिए, इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक टेंशन फोर्स। तो जिधर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है उधर का फोर्स आपको हमेशा ग्रेटर मानना है, तो इधर का फोर्स F और ये वाला फोर्स इसका अपोज करेगा -T इक्वल टू m a 3a। डियर स्टूडेंट, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, इस कारण से यहाँ पे एक सिंगल फोर्स था T इक्वल टू 5a एक्सेलरेशन। यहाँ पे दो फोर्स है इस बॉडी में, एक 8 न्यूटन का फोर्स एक्सटर्नल, T इसका अपोज कर रहा, तो 5 जिधर बॉडी एक्सेलरेट हो रही उधर का फोर्स ग्रेटर, ध्यान रखना है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, तो F माइनस टी इक्वल टू 3। अब दोनों को सॉल्व कर ले स्टूडेंट, आप यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए सिंपल, तो T से T कट जाएगा, F इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 8a, A इक्वल टू कितना हो जाएगा F बाई 8, F की वैल्यू कितनी है 8/8, कट कर कितना हो जाएगा
कितना है डियर स्टूडेंट, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या? अब इसी को ट्रिक से सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट। ट्रिक क्या है? मैंने आपको कहा था कि हम क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक हमारी ये है, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। हमारी ट्रिक याद रखिएगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। आइए देखते हैं, जिधर बॉडी एक्सेलरेट हो रही उधर का फोर्स क्या है, 8। उसके अपोजिट में कोई फोर्स है इधर नहीं है, डिवाइडेड बाई नेट मास 3 + 5, 3 + 5 कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, 8.8, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इक्वेशन भी लिखना नहीं पड़ा, ट्रिक से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसलिए मेरे ट्रिक भी याद रखिएगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊंगा। इस चैप्टर में मोबल रिंग का भी होगा, स्प्रिंग होगी, पुली होगी, ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन्हें हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे अभी बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, तो पहले वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से नोट डाउन करिए ट्रिक के साथ। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल सा लिखना है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉडी और जोड़ दूं, लेकिन उसके साथ पुली लगाना पड़ेगा। तो इधर लगा देता हूं, एक बॉडी और लगा देता हूं। मान लीजिए 2 kg की बॉडी है और मैं 14 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं इधर। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, ट्राई करिए जल्दी से। तीनों बॉडी का एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट, सभी ट्राई करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था टेंशन फोर्स अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे टेंशन फोर्स अलग हो जाएगा। यहाँ का टेंशन फोर्स T1 ले लेता हूँ, यहाँ का T2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों बॉडी में सेम टेंशन फोर्स हो जाएगा। इसमें T1 है दोनों में, मतलब यहाँ दोनों में T1 लिख दूं और यहाँ दोनों में T2 लिख देता हूँ। एक स्ट्रिंग में एक ही फोर्स रहेगा। ये बॉडी फर्स्ट है, इसको सेकंड और इसको मैं थर्ड ले लेता हूं। ऐसा सॉल्व करता हूं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। फर्स्ट बॉडी का इक्वेशन लिखना है। इसमें कितने फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स और टेंशन फोर्स। बॉडी इधर एक्सेलरेट हो रही है तो इधर का फोर्स कितना है, 14 माइनस इधर का फोर्स T1 इक्वल टू 2a। फर्स्ट इक्वेशन हो गया बेटा। इसका लिखेंगे इधर का फोर्स क्या है, T1 है, माइनस इधर का फोर्स क्या है, T2 है, इक्वल टू 3a। इसको आप बीडी डायग्राम बनाकर भी अलग अलग आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें कितना फोर्स है, T2 है, इधर कोई फोर्स नहीं है, T2 इक्वल टू 5a। सिंपल सा इक्वेशन बन गया आपका। अब ये T2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए। अब कैसे भी सॉल्व कर लें, आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से, ट्राई करिए। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके थर्ड की वैल्यू सेकंड में रख दीजिए, जो आए ऐसा कर लीजिए। चाहे इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, सिंपल सा T2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 + 3 8a आ जाएगा। T1 की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 8a। ये T1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, पुट। ये तो आपसे बन जाएगा। सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाना इक्वेशन बनाना प्रॉब्लम है। पुट द वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 14 माइनस T1 इक्वल टू 2a, 14 माइनस T1 की वैल्यू 8a इक्वल टू 2a। तो 14 इक्वल टू 10a, a इक्वल टू 14 बाई 10
इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? एक्सीलरेशन कितना आ गया? 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन फोर्स निकालना है, तो टेंशन फोर्स T1 में रख दीजिए इसकी वैल्यू। तो T1 इक्वल टू आपने क्या लिखा? 8A। तो 8 इंटू ए की वैल्यू 1.4, तो T1 कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिए। 11.2 न्यूटन T1 आ गया। ठीक है, सॉल्व करना बनेगा आपसे। ऐसे ही T2 की वैल्यू निकाल लीजिए। T2 इक्वल टू कितना है? थर्ड में रख दीजिए 5A। सिंपल सा है। T2 इक्वल टू 5 इंटू 1.4, तो T2 इक्वल टू 7 न्यूटन आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए। ट्रिक भी आपको बताता हूं, देखिए ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर सॉल्व करेंगे आप। एक्सेलरेशन इक्वल टू, ध्यान से देखें, नेट फोर्स कितना है? इधर 14 है, अपॉन नेट मास देखिए 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो ये सीधा 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक ही लाइन में नेट फोर्स अपॉन नेट मास, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन कितना आया? नेट फोर्स अपॉन नेट मास करना है। स्टूडेंट पॉज करिए, नोट डाउन करिए जल्दी से। ओके, आप ट्रिक को साथ में पढ़ते चलें, ठीक है? बहुत अच्छा, क्लियर हो रहा है? वीडियो को देखते चलें। बहुत बेसिक प्रॉब्लम अभी लिए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह स्ट्रिंग और पुली बेस्ड प्रॉब्लम है। पुली लगा देंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? पुली बेस्ड प्रॉब्लम लिखेंगे। आइए पुली बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो बॉडीज हैं, अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोगों को लगता है ये कितना कठिन है, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है। ये मान लीजिए हमारी प्रॉब्लम है, ये सरफेस है जिस पे एक बॉडी रखी है, दूसरी एयर में है, झूल रही है। ऐसी पुली मतलब गड़ारी गांव में कहते हैं इसको, पुली है। सिंपल सी बात है, जो स्ट्रिंग से बंधी हुई है। एक ही स्ट्रिंग है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स इधर लगेगा और इसका टेंशन फोर्स इधर। अब कौन बॉडी को किसको खींचेगी कैसे पता चलेगा? देखिए, इसका mg तो नीचे लगेगा, लेकिन ये नीचे जाएगा नहीं क्योंकि सरफेस पे रखा है। ये एयर में है, इसका mg कितना होगा? इसका वेट कितना होगा? इसका वेट पहले निकालिए। mg मतलब 3g, g की वैल्यू 10 रखिए। g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है न्यूमेरिकल में, ग्रेविटी। तो आपका यहाँ से 30 न्यूटन का फोर्स, वेट भी एक फोर्स है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो ये बॉडी क्या करेगी? इसको एक्सेलरेट कर देगी, इधर एक्सेलरेशन होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन किधर होगा? एक्सेलरेशन किधर होगा? बॉडी का एक्सेलरेशन जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो बॉडी किधर एक्सेलरेट हो रही है, उधर का फोर्स ज्यादा मानना है, ठीक है? बताओ सत्यम, इस बॉडी का इक्वेशन क्या है? कमेंट करिए। सत्यम लिख रहे हैं T = 5A, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये फर्स्ट बॉडी है मान लीजिए, और ये सेकंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी का इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या है?
देखिए टी, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, टी इक्वल टू 5A पहला इक्वेशन, और इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक वेट है और एक टेंशन। तो बॉडी नीचे जा रही है, इसका मतलब वेट ज्यादा होगा, तो 30 माइनस अपवर्ड फोर्स टी इक्वल टू 3A। बहुत सिंपल है बेटा, सही है। सॉल्व करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल सा, टी से टी कट जाएगा, 30 इक्वल टू 8A इक्वल टू 30/8, इसको सॉल्व करिए, 15/4 इक्वल टू 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन देखिए आ गया, टेंशन फोर्स फाइंड कर लेंगे, ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो टी इक्वल टू कितना है 5A, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा 3.75, मल्टीप्लाई कर लीजिए, $18.75 न्यूटन आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ये टेंशन फोर्स आ गया ना। इस तरह से एक चीज ध्यान रखना, जो हमारी ट्रिक है उसमें से एक्सीलरेशन आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। टेंशन फोर्स यदि आपको फाइंड करने के लिए बोला है तो उसके लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक्सीलरेशन ट्रिक से निकाल लीजिए, इक्वेशन में आप रख दीजिए या दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपको चेक हो जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। देखिए यदि आपको ट्रिक लगाना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ट्रिक मैंने लिखा है, ध्यान से देखिए। एक्सीलरेशन इक्वल टू ट्रिक, नेट फोर्स क्या है, इस तरह बॉडी जा रही है तो नेट फोर्स 30 न्यूटन है, नेट मास कितना है 3 + 5 8 है। देखिए वही आ गया ना, वही आ गया, यही आ जाएगा 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक लाइन में आंसर। आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे संभव है, सब कुछ संभव है। आप देख सकते हैं एक लाइन में एक्सीलरेशन है इस बॉडी का, ठीक है। आपको एक्सीलरेशन शॉर्ट ट्रिक भी याद रखना है जिससे आप अपना टाइम बचा सकें बेटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए जल्दी से। इसके बाद दूसरा देखिए, इसी में बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है। यहाँ पे दो स्ट्रिंग का मैं यूज करने जा रहा हूं दोनों तरफ, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, दो पुली का यूज करेंगे। यहाँ दोनों से इसको टाइटली, दो बॉडी, एक को इधर लटका देते हैं। आप देखिए बॉडी का मास किसका ज्यादा है किसका कम है। जिस बॉडी का फोर्स ज्यादा होगा डाउनवर्ड, वो उसको खींच लेगी। इसको 6 ले लेता हूं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ दो स्ट्रिंग हो गई, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। इसमें टेंशन फोर्स अलग अलग होगा। इसको मैं T1 ले लेता हूं, तो ये वाला टेंशन फोर्स T1 इधर लगेगा। यहाँ दूसरी स्ट्रिंग है तो यहाँ T2 लगेगा, इसका ये अपवर्ड लगेगा T2। बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स आप लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका वेट कितना लगेगा बताइए, 8G मतलब 80 न्यूटन, जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं। यहाँ पे लगेगा 4G mg मतलब 40 न्यूटन। दोनों फोर्स से क्लियर हो जाता है कि बॉडी एक्सेलरेट किधर होगी, तो यहां से क्लियर है 80 न्यूटन है 40 न्यूटन, तो ये बॉडी इन सभी बॉडीज को अपनी ओर खींचेगी। तो एक्सेलरेशन पता होने के बाद कौन बॉडी किधर खींचेगी, ये क्लियर होने के बाद आप इक्वेशन लिख सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं। चलिए लिखे, इसका फर्स्ट बॉडी का इक्वेशन लिख के दिखाइए आप सभी लोग। 4 kg मास की बॉडी का इक्वेशन लिखिए, लिखिए राज, कमेंट करिए जल्दी से क्या है आपका।
40 माइनस टी इक्वल टू 4g। गलत है राज। 40 माइनस कैसे? बॉडी ऊपर एक्सेलेरेट हो रही, बॉडी यदि ऊपर एक्सेलेरेट हो रही है तो ऊपर का फोर्स ज्यादा है। कैसे कर रहे हैं आप? बॉडी ऊपर एक्सेलेरेट हो रही है तो इस बॉडी का इक्वेशन T1 फोर्स ऊपर लग रहा है माइनस 40 इक्वल टू 4a। बॉडी इधर एक्सेलेरेट हो रही ना, T1 माइनस 40 इक्वल टू 4a। F इक्वल टू ma लगाना है। इस बॉडी का बताइए, ये फर्स्ट बॉडी है, सेकेंड बॉडी है, थर्ड बॉडी है। सेकेंड बॉडी का इक्वेशन बताइए जल्दी, बताओ सत्यम। T1 माइनस T2 इक्वल टू, रॉन्ग आंसर बेटा। मैं कह रहा हूं बॉडी इधर एक्सीलरेट हो रही, तो इधर एक्सीलरेट हो रही है तो इधर का फोर्स क्या है इस बॉडी का? T2, फिर इधर का माइनस T1 इक्वल टू 6a। कितना सिंपल है। ऐसे ये बॉडी इधर एक्सीलरेट हो रही है तो 80 न्यूटन इधर माइनस T2 इक्वल टू 8a। अब आप दो इक्वेशन किसी को सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए तो T2 माइनस T2 ये कट जाएगा। ये है 80 माइनस T1 इक्वल टू 6 प्लस 8 14a। मान लीजिए थर्ड फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब आप इसी के साथ फर्स्ट इक्वेशन को भी ले लीजिए। T1 माइनस 40 इक्वल टू 4a फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करना सिखा रहा हूं। T1 कैंसिल, 80 माइनस 40 इक्वल टू 14 प्लस 4 18a। अब यहां से एक्सीलरेशन निकालिए जल्दी से, एक्सीलरेशन निकालिए। बताइए एक्सीलरेशन कितना आएगा? a इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 18, 20 डिवाइडेड बाई 9। सॉल्व कर लीजिए, करना है तो 2.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। देखिए इस तरह से हम बहुत, आपको केवल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। इक्वेशन लिखना बनता है, सॉल्व करते भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं है, सॉल्व करते भी बनना चाहिए। इक्वेशन लिखना तो आसान है, सॉल्व करना कठिन है। तो कुछ बच्चों के लिए सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए उनको ध्यान रखना है। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, फिर जो आया उसको फर्स्ट से सॉल्व कर दिया, ऐड कर दिया, तो इस तरह से सॉल्व हो गया। अब हम ये a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो T1 की वैल्यू आ जाएगी, तो कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन हमारा आ जाएगा? T1 माइनस 40 इक्वल टू 4a, तो T1 इक्वल टू 4a प्लस 40। सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से। 44a 2.22 प्लस 40, तो T1 इक्वल टू 8.88 प्लस 40, तो T1 आ गया 48.88 न्यूटन। डियर स्टूडेंट T1 हमारा कितना आ गया? 48.88। जल्दी से नोट डाउन कर लें। इसके बाद T2 भी फाइंड कर लें। T2 के लिए किस में रख दें? किसी में भी रख दीजिए। T2 किस में है? ये सेकंड में चाहे थर्ड में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, a की वैल्यू थर्ड में रख दीजिए। 80 माइनस T2 इक्वल टू 8a, T2 इक्वल टू 80 माइनस 8a, T2 इक्वल टू, यहां से आप चाहें तो 8 कॉमन ले लें, 10 माइनस a।
T2 इक्वल टू 8, 10 माइनस 2.22, 8 इंटू माइनस कर लीजिए, तो 10 माइनस 2.22 कितना आ जाएगा, घटा लीजिए, तो 8 7.7 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है, 62.24 न्यूटन का। बहुत सिंपल है, सॉल्व करना बनना चाहिए, सॉल्व करना आपको है। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, ट्रिक भी देख लीजिए, मैंने आपको कहा था ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व करना कैसे। एक्सेलेरेशन देखिए डायरेक्ट निकालता हूं, कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स अपान नेट मास। नेट फोर्स क्या है, पहले ये चेक कर लीजिए, जिधर का फोर्स ज्यादा है माइनस अपोजिट, 80 माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स 40, 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाय नेट मास, 8 प्लस 6 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया आपने, 20 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना सॉल्व किया था, 2.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए एक लाइन में आंसर है, ट्रिक से नोट डाउन करिए, वीडियो से पॉज करिए, ट्रिक यहाँ पे है, ट्रिक को विशेष ध्यान रखेंगे, एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ओके, अब कुछ आगे प्रॉब्लम और पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आज हम लोग करते हैं, सॉल्व करना आपको सीखना है, कोई भी डाउट है आप जरूर पूछेंगे, ठीक है। फार्मूला ट्रिक का लिखा रहे दीजिए, क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब कुछ और अच्छी प्रॉब्लम लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। पुली के थ्रू आप बॉडी को लटका देते हैं, ऐसी भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ। मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बॉडी को सॉल्व करना, और इस तरह के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लो चाहे, या m1 m2 मास ले लो। m1 m2 मास लेने पे बेटा आपको m2 ग्रेटर देन m1 लेना पड़ेगा। ये जानना जरूरी है कि कौन सी बॉडी का मास ज्यादा है। न्यूमेरिकल में m1 m2 ले लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं तो मास फिक्स कर देते हैं कि भाई इतना ले लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखता है कि ये इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ठीक है, 4 kg ले लेता हूँ, 6 kg ले लेता हूँ, सॉल्व करना उसी तरह से है, ठीक है। टेंशन फोर्स अपवर्ड लगेगा। डियर स्टूडेंट, नेट में एक बार क्वेश्चन आया था कि यहाँ का टेंशन फोर्स फाइंड करिए, यहाँ का टेंशन फोर्स आपसे पूछा था, तो क्या आप यहाँ का टेंशन फोर्स बता सकते हैं इस क्वेश्चन में। वैसे भी देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यदि इसका T है और इसका T है तो दोनों मिलकर यहाँ पे लगाएंगे, मतलब यहाँ पे जो टेंशन फोर्स लगेगा वो 2T रहेगा। तो यदि मैं टेंशन फोर्स T निकाल लूँ तो उसका डबल कर दूँ तो यहाँ का टेंशन फोर्स आ जाएगा, सही है। चलिए क्लियर है। इसका mg पहले निकाल लें, 6g मतलब 60 न्यूटन, इसका mg निकाल लें 4g मतलब 40 न्यूटन का फोर्स। अब हमें ये क्लियर हो गया है कि बॉडी इधर एक्सेलरेट हो, बॉडी इधर एक्सेलरेट, ठीक है। अब इक्वेशन लिखिए, आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए क्या इक्वेशन है दोनों बॉडी का। फर्स्ट बॉडी इसको ले लो, सेकंड इसको, जल्दी बोलिए इक्वेशन क्या लिखा आपने। आंसर आ गया T माइनस 40 इक्वल टू 4 है, T माइनस 40 इक्वल टू 4 है, सही है बेटा, बिल्कुल लग रहा है आप लोग पढ़ रहे हैं। दूसरे का लिखिए जल्दी से, 60 माइनस T इक्वल टू 6 है, बिल्कुल सही, इस बार आप लोगों का आंसर सही है। तो देखिए पहला इक्वेशन, बॉडी ऊपर की ओर जा रही है तो ऊपर का फोर्स टेंशन फोर्स माइनस नीचे का
40 इक्वल टू 4a, पहला इक्वेशन। ये बॉडी नीचे जा रही है तो इसका 60 माइनस अपवर्ड फोर्स t इक्वल टू 6a। देखिए मैं दोनों को सिंपल सा ऐड कर दूंगा। मुझे सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक t प्लस में एक माइनस में सिंपल से कट जाएगा। 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 20 इक्वल टू 10a। बहुत सिंपल है, इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10। आप सभी को पता होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है क्या? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो t आ जाए t माइनस 40 इक्वल टू 4a, t इक्वल टू 4a प्लस 40, वैल्यू रख दीजिए 4 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस 40, तो टेंशन फोर्स आ गया 8 प्लस 40 इक्वल टू 48। तो हमारा टेंशन फोर्स आ गया 48 न्यूटन। कितना आ गया बेटा? 48 न्यूटन। तो इस बॉडी का फोर्स आ गया। क्लियर है? समझ में आया? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। दोनों का वेट निकालिए, फिर ये देखिए कि किस बॉडी का वेट ज्यादा है। जिस बॉडी का वेट ज्यादा है स्वाभाविक है बॉडी उधर एक्सेलरेट होगी। तो इस बॉडी का वेट ज्यादा है तो ये बॉडी इस बॉडी को खींच लेगी। तो ये इधर खींचेगी तो एक्सेलरेशन इधर, ये इधर जाएगी तो एक्सेलरेशन इधर। तो जिधर बॉडी जाएगी उधर का फोर्स ग्रेटर देन जिधर से जा रही है। तो बॉडी इधर जाएगी तो इधर का फोर्स ग्रेटर है, माइनस 40 इक्वल टू 4 है, इक्वल टू m में तो लगाना है। इसमें भी 60 माइनस t इक्वल टू 6 है, F इक्वल टू m में ही आपको लगाना है। ट्रिक से देखिए, इक्वल टू नेट फोर्स क्या है? इधर का फोर्स 60 माइनस इधर का फोर्स 40, अपोजिट का अपॉन नेट मास 6 प्लस 4 20 बाई 10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक लाइन में आंसर। आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे इतना सिंपल सा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, अब मेरे को एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उस प्रॉब्लम में उनसे टेंशन फोर्स निकालते नहीं बन रहा है। तो वो प्रॉब्लम क्या है आइए देखते हैं। जो वो स्टूडेंट मेरे को कमेंट किया कि सर हम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि मेरे से उस बॉडी का टेंशन फोर्स निकालते नहीं बना। तो आइए देखते हैं उस बॉडी का उनकी प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम यही है बेटा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बॉडी में एक बॉडी और लटका दीजिए आप। यहां का टेंशन फोर्स आप निकाल लिए थे, डबल कर देना उसका, तो जितना टी आया होगा डबल कर दीजिएगा तो आपको यहाँ का टेंशन फोर्स मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सर यहां का टेंशन फोर्स बताइए। ठीक है, तो मैं इसका मास ले लेता हूं कुछ। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 kg का मास ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा क्या होगा, इसके बेस का टेंशन निकालते नहीं बन रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। मैंने उनको सलूशन भेज दिया था, पर आपको बता रहे हैं कि इस दोनों मास के बीच का अलग स्ट्रिंग हो गई ना ये। इसका मतलब यहाँ ये जो स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है, ध्यान रखिएगा अलग अलग फोर्स हो जाएगा। तो इस स्ट्रिंग का फोर्स मैं T1 ले लूं और यहाँ पे इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में इसका लगेगा और इसका अपोजिट डायरेक्शन, इसका टेंशन इधर, इसका टेंशन इधर। तो यहाँ पे इसके बीच में जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसको मैं T2 ले लेता हूँ। कौन सा टेंशन फोर्स है? T2। समझ में आया क्या? क्लियर बना देता हूँ थोड़ा। ये 3 kg ले लिया मैंने। ये बॉडी का टेंशन फोर्स इस टाइप और इस बॉडी का टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों बॉडी का टेंशन फोर्स T2 ले लेता। T2 ही निकालना है उसको। प्रॉब्लम है कि T2 कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को आता है तो निकाल के दिखाइए जल्दी से। T2 कैसे निकालेंगे, निकालिए जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं आता है तो ये फर्स्ट बॉडी है, सेकंड है, इसको मैं थर्ड बॉडी ले लेता हूं।
इक्वेशन लिखना सीखिए पहले। इसका वेट लिख दिया 40, इसका वेट लिखिए 60 न्यूटन निकाले थे, इसका वेट लिख दीजिए 30 न्यूटन। इधर के दोनों बॉडी का वेट, इधर के बॉडी का वेट आप पहले लिख लीजिए। अब देख लीजिए बॉडी किधर एक्सीलरेट होगी, 60 + 30 स्वाभाविक है 90 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों बॉडी इधर एक्सीलरेट होगी, ये बॉडी इधर एक्सीलरेट होगी। अब इक्वेशन आइए लिख लें। बताइए फर्स्ट बॉडी का इक्वेशन क्या होगा? T1 - 40 = 4 है, सही है। अभी पीछे वही तो लिखा था, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। T1 - 40 = 4 है, पहला इक्वेशन वही रहेगा। दूसरी बॉडी का इक्वेशन लिखिए। देखिए नीचे की ओर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस बॉडी में। देखो बेटा, आपकी जो प्रॉब्लम थी इस बॉडी में, सेकंड बॉडी में नीचे की ओर एक टेंशन फोर्स T2 लग रहा और एक 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दो फोर्स नीचे लग रहे हैं और एक फोर्स इसमें ऊपर लग रहा है जो T1 है। ध्यान रखिए इसमें तीन फोर्स लग रहे हैं। इसका वेट 60 न्यूटन, टेंशन फोर्स T2 और T1। तो दो फोर्स नीचे लग रहे हैं, बॉडी नीचे एक्सीलरेट हो रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60 + T2 - T1 अपोज कर रहा है = MA 6A। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, क्लियर हुआ। 60 + T2 - T1 = 6A। सही है, समझ में आ गया? ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे इसका। इस बॉडी में इधर की ओर लगने वाला फोर्स 30 है और अपवर्ड फोर्स T2 है -T2 = 3A। कितना सिंपल है 30 - T2 = 3A। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। किसको किसको सॉल्व कर लें? आइए इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लें। सेकेंड और थर्ड को ऐड करते हैं तो T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, 60 + 30 90 हो जाएगा, -T1 = 9A। 9A ये इक्वेशन 4 बन गया। अब फर्स्ट से सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट लिख लीजिए T1 - 40 = 4A। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। आप दोनों को अगेन आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। सभी को मैं ऐड कर रहा हूं तो T1 से T1 अपोजिट साइड 90 - 40 देखिए करना पड़ेगा। 90 - 40 करिए, कितना आ गया 50। कितना आ गया 50 = इधर ऐड होगा तो 13A। A = 50/13। तो इसको डायरेक्ट रहने दीजिए या सॉल्व कर लीजिए जैसा भी आपको इजी लगे। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया बेटा 50/30। ट्रिक से देख लीजिए एक बार, आपका चेक कर लीजिए आंसर सही है कि गलत। मान लीजिए कहीं गलत हो जाए तो ट्रिक आपको ये बताएगी कि आपका जो इक्वेशन है या तो गलत है या तो जो आपने सॉल्व किया है। आइए देखें नेट फोर्स क्या है। 60 + 30 इधर लग रहा माइनस अपोजिट, तो 60 + 30 - 40 डिवाइडेड बाय नेट मास 6 + 3 + 4 4 + 6 + 3 सॉल्व करिए कितना आया 60 + 30 कितना हो गया 90 90 - 40 हो गया 50 50 डिवाइडेड बाय 13। आपका आंसर सही है। इसका मतलब आपने जो इक्वेशन लिखा है वो आपका करेक्ट है। अब आपको T1 और T2, बेटा T2 आपने पूछा है क्या होगा, तो मैं पहले T2 निकाल लूं। किसी में भी थर्ड में रख दूं वैल्यू, T1 तो आपसे बन ही जाएगा निकालते, फोर्थ में रख दीजिएगा तो T1 बन जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ A = 50/13 मीटर/सेकंड² इन इक्वेशन, किसमें रख दें थर्ड में। थर्ड में रख दीजिए तो थर्ड है 30 - T2 = 3A। तो यहां से T2 = आ जाएगा 30 - 3A। T2 = हो जाएगा 30 - 3 × 50/13। डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। T2 = हो जाएगा
390 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 13। सॉल्व कर लीजिए बेटा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट तो बनता ही है। 240 डिवाइडेड बाई 13 न्यूटन। सो दिस इज द T2। देख लिया कैसा है बेटा, बहुत सिंपल है। आप इक्वेशन बस लिखिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लीजिए। करेक्ट है, जो आपको डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम कितनी भी बॉडी ये लटका दे एक दूसरे के ऊपर, आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। इक्वेशन यदि लिखते बनता है और इक्वेशन को सॉल्व करते भी बनता है, तो उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। जो भी चीज आपको पता है कि मेरे से नहीं बन रही, उस पे थोड़ी सी मेहनत करिए, और फिर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज दीजिए, मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर इस वीडियो में मुझे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं अगेन आपके लिए उसका आंसर सेंड करूँगा। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। अब आप सोच रहे हैं ये कहाँ से आ गए टेंशन, टेंशन की जगह एक और टेंशन आ गया, स्प्रिंग टेंशन। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे हमें ये सीखना है। तो मान लीजिए ये बॉडी हमारी 3 kg की है बेटा, ये बॉडी है 5 kg की। यहाँ पे स्प्रिंग टेंशन फोर्स लगने लगा है, यहाँ पे लगने वाला टेंशन फोर्स T है। और स्प्रिंग में आपको पता है स्प्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है, दो फोर्स लगते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। यदि कोई बॉडी पकड़ के खींचती है तो ये बॉडी इसको इधर खींचेगी, ये वाली इधर खींचेगी, ये बॉडी इधर खींचेगी, ये बॉडी इधर। तो स्प्रिंग मतलब ऐसे फोर्स लगेगा, तो स्प्रिंग इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ये बॉडी इस स्प्रिंग को नीचे की ओर खींचेगी, ये बॉडी ऊपर की ओर खींचेगी। तो स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है उसे Kx कहते हैं। Where K is the stiffness of the spring, F equal to Kx according to Hooke's law। ये आप स्प्रिंग जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आगे आप जरूर पढ़ेंगे Hooke's law, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आप ध्यान से देखिए, यदि आपको पता है स्प्रिंग में Kx लगता है फोर्स, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नहीं पढ़ा तो आप ध्यान रख लीजिए कि F इक्वल टू Kx एक स्प्रिंग में फोर्स लगता है, जैसे इसमें टेंशन फोर्स लगता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसका वेट क्या होगा, 5g, g की वैल्यू रख देंगे तो 50 न्यूटन। इसका वेट कितना होगा बेटा, 30 न्यूटन, वेट लिख दिया मैंने। अब हमें पता है इसका जो k होगा वो इधर, इसका जो k होगा इधर। इस बॉडी का Kx इधर, स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, बॉडी इधर लगाएगी, स्प्रिंग इधर, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, ये जो स्प्रिंग है इस बॉडी को अपनी ओर खींचेगी, और जो बॉडी है वो स्प्रिंग को अपनी ओर खींचेगी। ठीक है, आप ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये बॉडी, कोई भी बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, बस एक्सटेंशन होगा, कंप्रेशन या एक्सटेंशन। बॉडी ऐसा नहीं कि चलने लगेगी, एक्सेलरेशन नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ एक्सेलरेशन नहीं होगा तो इस बॉडी का, ये मान लीजिए फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी है। अब दोनों का इक्वेशन लिखेंगे। कैसे इक्वेशन लिखेंगे आपको आना चाहिए, तो ध्यान से देखिए। ये 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा, Kx इधर लग रहा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। चाहे आप Kx इक्वल टू 50 न्यूटन लिख दीजिए, चाहे 50 इक्वल टू Kx लिख दीजिए, कोई डिपेंड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो Kx इक्वल टू 50 न्यूटन का फोर्स आपका आ जाएगा। क्यों, आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं
50 माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा बेटा। इसलिए 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा के एक्स। तो यहाँ से इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा 50 इक्वल टू के एक्स। तो आपका पहला इक्वेशन क्या बन गया के एक्स इक्वल टू 50। तो यहाँ से आपका पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ का लिखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नहीं, तो दो फोर्स इधर है। तो 30 प्लस के एक्स इक्वल टू टी। 30 प्लस के एक्स इक्वल टू टी। यहाँ पे एम तो 0 है, एम ए 0 है, इसलिए 30 प्लस के एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा। के एक्स की वैल्यू रख दीजिए 30 प्लस 50 इक्वल टू टी। तो टी इक्वल टू कितना आ गया 80 न्यूटन का टेंशन फोर्स आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसी में न्यूमेरिकल के एक्स आपको दे सकता है कि एक्स कितने मीटर ये स्प्रिंग आगे जा रही है और बना सकता है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा प्रॉब्लम था, इस तरह की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे मुझे उम्मीद है। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए जल्दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं और ऐसे प्रॉब्लम में बच्चे जरूर अटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं। अब इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम एक तो करते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा डरते इंक्लाइन प्लेन से हैं। तो इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। आइए इंक्लाइन प्लेन बनाएं। इंक्लाइन प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप जरूर समझिए। देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां से एक प्लेन किसी थीटा पे आपने दूसरा प्लेन बना दिया और उस पे बॉडी रख दिया। ये बॉडी या मास की रख दी। एक चीज ध्यान रखना है, यदि आपका प्लेन हॉरिजॉन्टल है उस पे रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस का नॉर्मल लगता है, याद रखिएगा। यहां पे सरफेस इंक्लाइंड हो गया तो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। सरफेस का नॉर्मल का मतलब क्या है, सरफेस से 90 डिग्री। यहां देखें ये 90 डिग्री बना रही है मास की बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस का नॉर्मल। रिएक्शन फोर्स लिखना सीखिए, अदरवाइज इक्वेशन लिखना नहीं आएगा आपको। अब दूसरी बात आती है इसमें, रिएक्शन फोर्स तो सरफेस का हमेशा नॉर्मल लगता है। क्या बॉडी में वेट भी लगता है? क्या इसमें वेट लग रहा है? तो वेट यहाँ पे क्या लग रहा है mg। यहाँ पे वेट क्या लग रहा है, यह मास की बॉडी है तो वेट क्या लग रहा है mg। मैं इस केस में r इक्वल टू mg लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, r इक्वल टू mg। लेकिन मैं इस केस में r इक्वल टू mg लिख पाऊँ कि नहीं, mg तो हमेशा ऐसे लगेगा। तो इसका mg क्या रहेगा, ये है mg। अब देखिए रिएक्शन फोर्स यदि मुझे लिखना है तो R इक्वल टू यहाँ का जो फोर्स होगा वो रिएक्शन फोर्स, क्योंकि इस लाइन में जो रिएक्शन फोर्स की लाइन में है उसी में वेट है उसका, तो वेट इक्वल टू एम, R इक्वल टू mg लिख दिया सीधे से। लेकिन यहाँ पे तो रिएक्शन फोर्स R है, इधर क्या फोर्स है, इधर mg नहीं है, तो R इक्वल टू mg नहीं लिख सकते। उस mg रिएक्शन फोर्स यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है थीटा। थीटा वही है जो ये जो एंगल बना रहा है वही यहाँ पे रहेगा। कैसे पता ये एंगल सेम रहेगा, आप इस एंगल को देख भी सकते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है आपका, यहाँ थीटा एंगल, कोई भी लाइन आप यहाँ खींच लीजिए आपको थीटा मिल जाएगा। इस लाइन का 90 है ये रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लाइन आपने खींचा ये वाला, ये सीधी सीधी लाइन है और इसका mg ये है। अब आप चेक करिए कि यहाँ का एंगल क्या होगा, आइए निकालें। ध्यान से देखिए बेटा, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये पूरा 90 हो गया। अब 90 में से ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये और ये
90 है और 90 में ये थीटा है। कोई भी लाइन ऐसे है तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ भी थीटा है, तो यहाँ भी, जितनी भी पैरेलल लाइन खींचेंगे वो हर जगह थीटा रहेगा। अब बेटा यदि ये लाइन देखें हम और ये वाली लाइन देखें तो ये और ये 90 है, तो ये 90 में से 90 माइनस थीटा कर दो। 90 में से 90 माइनस थीटा, ये लाइन और ये लाइन 90 है, 90 में से ये वाला माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। तो 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया? थीटा। मतलब ये थीटा मैंने लिख दिया। क्लियर है? आप देख सकते हैं। अब इस CMG को हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व कैसे करते हैं आपको याद है? यदि कोई फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स उसका F cos थीटा और उसका वर्टिकल फोर्स F sin थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos थीटा। तो mg रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ mg cos थीटा आ जाएगा और इधर क्या आएगा? mg sin थीटा आ गया। अब बॉडी स्लाइड करेगी तो फोर्स इधर का ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करिए, सिंपल कॉन्सेप्ट पहले नोट डाउन करिए, इसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं इसी पे बेस। चलिए एक अच्छी सी प्रॉब्लम करते हैं और आपको समझना है कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, सिंपल सी प्रॉब्लम को आप ये मान लीजिए थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, एक 5 kg की बॉडी है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा देता हूँ और यहाँ पे बॉडी लटका देता हूँ। मान लीजिए बॉडी आपकी 4 kg की है। ठीक है, अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन बॉडी किसको खींचेगी। अब ये वाली बॉडी इसको खींचेगी, या तो ये बॉडी इधर जाएगी या तो ये खींचेगी, दो में से कोई एक जाएगी। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये वाली खींच लेगी। कैसे? ऐसे थोड़ी पता है बेटा। कई बच्चे कहते हैं सर जिसका मास ज्यादा है वो बॉडी कम मास वाले को खींच लेगी। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। क्या ये सही है? ये गलत है। अभी आप देखिएगा तो कई बच्चों ने बताया कि सर ये वाली बॉडी जो 5 kg की है 4 kg को खींच लेगी। तो कैसे खींचेगी, क्यों खींचेगी? क्या 4 kg 5 kg को नहीं खींच पाएगी? मास के अकॉर्डिंग तो गलत है, लेकिन फोर्स के अकॉर्डिंग देखना है। तो मैं आपको यहाँ पे देखने जा रहा हूँ कि यहाँ का फोर्स कितना है। यहाँ का वेट है 4g मतलब 40 न्यूटन, टेंशन फोर्स ऊपर, इसका इधर। अब पहले इसको रिजॉल्व करिए। रिएक्शन फोर्स इधर, इसका mg इधर लगेगा, तो थीटा यहाँ पे 30 है, इसको देख लेंगे अभी। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो इसको पहले रिजॉल्व करिए तो इधर आ जाएगा mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि mg sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। mg sin थीटा तभी तो पता चलेगा इधर का फोर्स और इधर का फोर्स। m है 5, g है 10 और sin 30। किसको याद है sin 30 की वैल्यू? 1/2 होती है। अब बताओ कितना फोर्स इधर लग रहा? 25 न्यूटन। और इधर कितना लग रहा? 40 न्यूटन। अब बताओ बॉडी कौन खींचेगी? ये बॉडी इस बॉडी को खींच लेगी तो एक्सेलरेशन इधर होगा। यदि आप यही डिसाइड नहीं कर पाए और सीधा इक्वेशन लिख दिया, पूरा गलत हो जाएगा, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे mg sin थीटा निकालना है। उससे ये पता करना है कि इधर का फोर्स ज्यादा होगा कि इधर का होगा। ये पता करने के बाद आप इक्वेशन लिख सकते हैं। आइए इक्वेशन लिखें। मान लीजिए ये बॉडी फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो बॉडी इधर जा रही है, इधर का फोर्स क्या है? T है, T माइनस mg sin थीटा, mg sin थीटा इक्वल टू ma 5a। mg sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 25 इक्वल टू 5a। पहला इक्वेशन क्लियर है।
और इसका इक्वेशन देखिए, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर रिएक्शन फोर्स का कोई रोल है? रिएक्शन फोर्स का इसमें कोई रोल नहीं, क्योंकि बॉडी इधर जा रही है। रिएक्शन फोर्स ये इधर लग रहा है, बॉडी जिधर एक्सेलरेट हो रही है उधर का फोर्स आपको लिखना है। इसका लिखिए, बॉडी इधर जा रही है तो 40 माइनस टी इक्वल टू 4 सॉल्व कर लीजिए, दोनों को ऐड करिए, सिंपल टी टी गायब हो गया, 40 माइनस 25 कर दीजिए, कितना आ गया 15 इक्वल टू 9a। यहां से a की वैल्यू सॉल्व करिए, a इक्वल टू कितना आया 15/9, फिर से सॉल्व कर लीजिए, a इक्वल टू आ गया 5/3 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया डियर स्टूडेंट, चेक कर लीजिए सही है गलत है। बहुत सिंपल है, आप लोगों को लगता है बहुत टफ है, आज के बाद ये बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। अब ये वैल्यू रख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन या किसी में भी, t माइनस 25 इक्वल टू 5a, t इक्वल टू 5a प्लस 25, तो t इक्वल टू 5 इंटू 1.67 प्लस 25, t इक्वल टू 8.35 न्यूटन प्लस अभी 25 भी है, तो स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाएगा 33.35 न्यूटन का फोर्स, टेंशन फोर्स आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आपको ट्रिक से निकालना है, मैंने आपको बताया था, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। इधर का फोर्स कितना 40 माइनस इधर का 25 डिवाइडेड बाय नेट मास 5 प्लस 4 इक्वल टू 15/9 इक्वल टू सिंपल सा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम आंसर है, ट्रिक से आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रिक नहीं लगेगी। एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए जल्दी से। कितना सिंपल है आप देख सकते हैं, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसको ट्राई करिए, बहुत सिंपल है, बार बार लगाइए, अपने आप बनने लगेगा। बॉडी को रिजॉल्व करना सीखिए। इसमें रिएक्शन फोर्स आपसे मान लो पूछ लेता, तो आप रिएक्शन फोर्स की वैल्यू mg cos थीटा रखते, m है 5, g है 10 cos 30, तो 50 cos 30 की वैल्यू √3/2 तो रख देंगे, तो ये 25√3 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछ ले, तो रिएक्शन फोर्स की भी वैल्यू आप R = mg cos 30 से निकाल सकते हैं। क्लियर है, नोट डाउन कर ले। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक बॉडी, दो बॉडी, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बॉडी से मतलब नहीं, रिएक्शन लिखना आना चाहिए बस। एक ऐसी ही प्रॉब्लम है, देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आप लोग इसमें परेशान रहते हैं। मेरे से एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। तो अब ये मान लीजिए 5 kg की बॉडी है, लटकी हुई है, इसमें टेंशन फोर्स इधर लगेगा और यहाँ T1 T2 अलग अलग स्ट्रिंग है, और यहाँ 37 डिग्री दिया है। उन्होंने पूछा कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू फाइंड द T1 एंड T2। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है T1 एंड T2। अब चूंकि बॉडी एक्सेलरेट होगी नहीं, तो सॉल्व करिए जल्दी से। कह रहे हैं सर 37 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे। ये है प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ध्यान रखिए आप लोग। ABC हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि यहाँ पे 37 डिग्री है तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए मेरा,
सामने 3 4 5, साइड 3 4 5 याद रखिए। 37 से 3 सामने रखिए, परपेंडिकुलर साइड हमेशा 3 रहेगा, बेस 4 और हाइपोटेनस चूंकि बड़ी साइड रहती है हमेशा हाइपोटेनस, तो ये चीज ध्यान रखिए। ट्रिक के साथ याद रखना है आपको, कोई इसमें रटने की जरूरत नहीं है। अब ये याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्लियर है। तो अब आप यहाँ से साइन 37 की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 37 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस 37 आप निकाल सकते हैं, बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा। tan 37 निकाल सकते हैं, कोई भी आपसे पूछा जाए तो tan परपेंडिकुलर अपान बेस 3/4। आप ध्यान रखिए ये 37 है तो ये कितना आएगा बेटा, 53 डिग्री आएगा, दोनों का सब 90। एक चीज ध्यान रखिए, पेपर आईआईटी और नेट में हमेशा ये 37 53 बहुत देता है, और बच्चे इसी में परेशान रहते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं रहता कि 53 डिग्री। मान लो ये 53 है बेटा, तो अब आपको क्या करना है, 3 4 5 में 3 और 4 में जो साइड बड़ी हो उसको परपेंडिकुलर में लिख दीजिए। 4 3 5 तो हमेशा हाइपोटेनस में रहेगा। बेस और परपेंडिकुलर को यहाँ देखिए, बेस और परपेंडिकुलर एंगल मैंने चेंज कर दिया तो यहाँ साइड चेंज कर दो, अब क्या दिक्कत है। साइन 53 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो गया, कॉस 53 कितना हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, tan 53 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। इस तरह से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, नोट डाउन करिए। अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, पहले मैं इसको इक्वेशन लिखूंगा। ये समझ में आ गया, ये ट्रिक से याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा आपको। और ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, हलवा है बिल्कुल। देखिए कैसे, इसको पहले रिजॉल्व करिए। यदि ये 37 है तो ये 37 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये T1 है। T1 को रिजॉल्व कर दीजिए जो कि बीच का फोर्स हो गया, इधर आएगा T1 cos 37, इधर आएगा T1 sin 37, और इसका mg जो वेट है कितना लगेगा, 5g, मतलब 50 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लगेगा। बस अब यहां से देखिए इक्वेशन क्या बन गया, T1 sin 37 इक्वल टू 50, क्योंकि एक्सीलरेट नहीं हो रही है तो ये बोर्ड ऊपर अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। T1 sin 37 की वैल्यू बताइए, 3/5 इक्वल टू 50। T1 इक्वल टू 50 इंटू 5/3। T1 इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए, 250 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। कट कर लीजिए, T1 आ गया। कितना सिंपल है, परेशान है आप। T2 देखिए कितना आएगा, T2 इक्वल टू इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, T1 sin cos 37, T1 वैल्यू रख दीजिए 250/3, cos 37 की वैल्यू देखिए 4/5 है, cos 37 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 से कट कर लीजिए, 50। T2 इक्वल टू कितना है, T2 इक्वल टू 200/3 न्यूटन। वेरी सिंपल, कितना सिंपल है, आप इसको ट्राई करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, जो भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में भेजिए मुझे। अभी जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, पुली हमारी कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रही। आगे जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम मूवेबल पुली के होंगे, जिसमें वेलोसिटी भी होगी, एक्सीलरेशन भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। उस तरह की प्रॉब्लम जो कंपटीशन में आती है मैं उनको ट्रिक के साथ सॉल्व करूंगा, और मेथड भी आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल ट्रिक हमारे पास होगी जिसमें से आप 10 से 15 मिनट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेथड से तो लगेगा, लेकिन ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे।
मेरी गारंटी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी देने वाला हूँ, लेकिन आप उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो सारे के सारे बन जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।